आज एक बार फिर कर्नल आर एस सिंह साहब हमारे साथ हैं और कई घटनाएं पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के अंदर घटी हैं और आज भी एक घटना घटी है। तो आज का कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं है, कुछ विषय हैं उनको अलग अलग तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे देश में नुपुर शर्मा की उस घटना के बाद लोगों ने उस शब्द को, शायद हम जैसे लोग तो उसको बचपन से सुनते रहे हैं, लेकिन एक आम भारतीय के ज़बां पर वो शब्द उस वक्त आया जब पूरी दुनिया भर में और भारत के अंदर बार बार हर आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता था कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, संतर से जुदा, संतर से जुदा, संत से जुदा। तो ये जो बात निकली, इसके ऊपर कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज एक घटना घटी है, एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि आतंकीवादी जिसे अल जवारी के नाम से जानते हैं, जो उसामा बिन लादेन वगैरह के बाद का हम मानते हैं उसको, आज उसकी एक ड्रोन द्वारा हत्या कर दी गई है। और ये जो टर्मोलॉजी है, जिसको मुझे लगता है कि सिंह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको अपने आप को इस शब्द को रखा है। और उनका कहना है कि अल जवारी को एक ड्रोन अटैक में अमेरिका में बैठे बैठे उस ड्राइंग रूम में या उस कमरे में बैठे बैठे अल जवारी का तन सर से जुदा कर दिया। इसका भारत के ग्लोबल जिहाद के पर्सपेक्टिव में क्या असर पड़ने वाला है, और भारत में जिस तरीके से हर दिन इंटेलेक्चुअल जिहाद, एजुकेशन जिहाद, मजहबी जिहाद, हर किस्म का जिहाद अपने चरम पर है, उसको हम फिर बाद में बिहार के और झारखंड के कुछ हिस्सों में किस तरीके से वो बढ़ रहा है। तो अल जवारी के जाने के बाद भारत पे इस ग्लोबल जिहाद का क्या असर पड़ने वाला है? सिंह साहब। पुष्पेंद्र जी, आपको मेरा नमस्कार, और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आपने सही कहा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज ड्रोन के माध्यम से ओसामा बिन लादेन का सर तन से जुदा कर दिया गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूफोमिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है। उसामा बिन लादेन के बाद जवारी था, सॉरी, अल जवारी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अल जवारी का, ठीक है ना। ये नंबर 2 था ओसामा बिन, और नंबर 2 था ओसामा बिन लादेन का। और ये पेशे से डॉक्टर है, अल जवारी पेशे से डॉक्टर है, और इसने उनकी चिकित्सा भी की थी ओसामा बिन लादेन की, और इसीलिए वहीं से इनके ताल्लुकात शुरू हुए, और फिर ये बहुत भी अहम किरदार निभाने लगा पूरे अलकायदा के सेटअप में। तो इसको मैं यूँ देखता हूँ कि मैं आज सुबह जितने चैनल थे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कुछ चैनल पे भी आया भी, मैं कुछ 1-2 चैनल पे लाइव आया, कुछ फ़ोनो दिया। तो सबका जो अप्रोच था या रवैया था ये सारे चैनल्स का, कि जैसे ये अमेरिका का कोई मामला हो, और ये अमेरिकन्स की तारीफ, बिल्कुल तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे। जैसे कि और एक चैनल ने ये कहा कि भाई ये वहाँ आग लगी है तो चिंगारी यहाँ तक तो आएगी। तो मैंने ये कहा कि आप इसको उल्टा बोलें तो अच्छा होगा, कि आग यहाँ लगी है, चिंगारी वहाँ पहुँचेगी, करेक्ट, अफगानिस्तान तक। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आग यहाँ लगी है क्योंकि 2014 में अल जवारी ने अपना एक वीडियो रिलीज किया। उस वीडियो में उसने साफ तौर से कहा कि आसाम, हम एक नया संगठन बना रहे हैं, अल कायदा इन इंडियन पेनिनसुला, अल कायदा इन इंडियन पेनिनसुला, और ख़ास करके उसने आसाम का जिक्र किया। तो उसका मतलब ये था कि उन्होंने इसको बिल्कुल तय कर रखा था कि अब एक जो नया एपिसेंटर बनेगा अल कायदा का हिंदुस्तान में, वो असम, बंगाल और बांग्लादेश वाले इलाके में बनेगा।
तो आज वहाँ पे जो जिले हैं, मोंगाई गांव, बरपेटा, ढुबरी, वो एक ऐसा इलाका है जहां पूरा इनका अल कायदा इन इंडियन पेनिनसुला का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और बड़े शांत तरीके से अपना काम कर रहे हैं। एक तरह से वो हेडक्वार्टर के रूप में वो फंक्शन करता है, और वहाँ से ये जितना जो जिहाद है वहाँ से फीड होता है मोर विजिबल एरिया से, ताकि इन पर ज़्यादा फोकस ना आ सके। और उसी के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है अंसारुल बांग्ला टीम है, ABT उसको कहते हैं, वो एफिलिएट है इसका, अलकायदा का। अब पिछले 2 हफ्ते पहले असम में इसको पकड़ा गया था। ये कोई 15-16 लोग पकड़े गए थे वहाँ पे जी जी पुलिस के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क बना हुआ है अलकायदा का। और ये भी बताना जरूरी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जी 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 का भी अलकायदा से लिंक्स है। तो आप ये समझिए कि एक तरह से अलकायदा का जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में एक बिल्कुल ये सफ्यूज्ड है, पूरे एरिया में ये पूरे इंडिया में ये फैला हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए अल जवारी का मारा जाना हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, बल्कि अमेरिका के लिए। ये फाइट अगेंस्ट जो फाइट अगेंस्ट जिहादी टेररिज्म, उसमें अमेरिका का क्या रोल है? वो तो अफगानिस्तान में आए थे अपने कोई जियो स्ट्रैटेजी के तहत जो, और उनका जब वो लक्ष्य पूरा। लेकिन एक बात इससे मैं जरूर बता दूंगा, इससे जैसे जैसे बात निकलती है, कि ये कहना कि अमेरिकन्स देखो लॉक स्टॉक एंड बैरल भाग गए, आखिर देखो उनका क्या हुआ यहां से। लेकिन वही अमेरिका वहां से बैठा बैठा एक ड्रोन के जरिए आज ये अल जवाहिरी का तन सर से जुदा कर दिया। अब कौन जीता कौन हारा? और ये पहली बार तो हुआ नहीं है अमेरिका के द्वारा। आपने इजिप्ट में देखा, आपने इराक में देखा, सुलेमानी को उन्होंने टारगेट किया, सैकड़ों ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को जो जिहादी थे उनको अफगान पाक रीजन में उन्होंने उनको टारगेट किया इस ड्रोन के जरिए। तो अगर अमेरिका में बैठे बैठे वो अगर किसी की हत्या इस तरीके से कर सकता है, तो उसे अफगानिस्तान में बैठ के खून बहाने की क्या जरूरत है? ये जो आपने जब अभी जो खासतौर से आसाम का जिक्र किया सिंह साहब, इस आसाम के बारे में एक ज़माने चर्चा भारत में 4-5 महीने पहले उस वक्त हुई जब दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU का एक पढ़ा लिखा लड़का शर्जील इमाम ने ये कहा कि हम उस चिकन नेक को काट देंगे। तो ये जो नेटवर्क आप बता रहे हैं जो इतना इम्पोर्टेंट है और वहाँ पूरा का पूरा इसका नेटवर्क है इन लोगों का, तो क्या शर्जील इमाम भी उसी का एक हिस्सा था? वेरी गुड इन्फ्रेंस, आपने बहुत बेहतरीन असेसमेंट किया है। और आपके इस सवाल में बहुत दम लगता है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया था। लेकिन अब आप जब कह रहे हैं तो आसाम को चुनना एक तरफ से देखिए वो पूरा इलाका स्ट्रैटेजिकली, जैसा आपने कहा वो चिकन नेक का इलाका, ठीक है ना। उसने शर्जील इमाम में तो साफ तौर से वही इम्प्लाइड कि हम उसका हलाल करके हम मारेंगे। बिल्कुल ओपन बोला, शायद उस वक्त लोगों को इतना नहीं लगा होगा, ओपनली बोला था। और उस समय जब इसने बोला तो मैंने कहा कि देखो ये जो इस्लामिस्ट जो हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी जो पढ़े लिखे लोग, ये इनकी सोच जो है ये कैसी, मतलब इनका मतलब पैन इंडिया सोच कैसा है इनका, कितनी बारीकी में ये जाते हैं। तो जब आप ये बात कह रहे हैं तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उसको एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूज करने के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कारण होगा। क्योंकि वहां पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अभी शेख हसीना वो क्रैकडाउन कर रही है, अभी भी उसने
कुछ लोगों को लटकाया है फिर से, जो कि वो अल बदर ब्रिगेड में जी जो जी जी 71 की लड़ाई में जिन लोगों ने बंगालियों पर कहर ढहा था, उनको लटकाया है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जमायते इस्लामी अभी भी इज़ अ फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और जमायते इस्लामी फोर्स ही नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है बांग्लादेश में। और इधर आपकी ममता बनर्जी बैठी हुई है, और इधर आसाम है। वो जो इसमें एक लाइन और है सर, कि वो बिहार के 4 ज़िलों को मिलाकर के एक लार्जर बांग्लादेश बनाने की जो बात चल रही है, उसमें चाहे वो आपका कटिहार वगैरह जहां मुसलमान 80% हैं बिहार के, जहां 5 जो हैं इस असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के 5 एमएलए जीते हैं, वहां पांचों के पांचों वो 80% मुसलमानों की आबादी है। उसमें कुछ आसाम का हिस्सा है, कुछ बंगाल का हिस्सा है। एक लार्जर बांग्लादेश की जो बात बीच बीच में उठी थी, ये जो आप कह रहे हैं, तो करीब करीब जो हिंदुस्तान के अंदर जिहादी फोर्सेस हैं वो इसको एक इंटेलेक्चुअल कवर दे रहे हैं। और अभी भले ही वो हथियारों से न लड़ रहे हों, लेकिन उसका एक दूसरा फॉल आउट भी है, वो दूसरा सवाल इसमें ये खड़ा होता है सर, कि अभी इस घटना जो आज हुई उसके बारे में तो आपने बताया, लेकिन इस घटना को भी आप अगर इससे जोड़ें कि अभी हाल के जो बिहार के ख़ास तौर से कुछ स्कूल्स हैं, झारखंड के अंदर भी इस तरीके की मतलब बीमारी गई है कि उन स्कूलों के अंदर मुसलमानों की गिनती 70 से 75% है, और वहाँ राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का कोई आदेश नहीं है। वो एकदम टिड्डी दल की तरीके से वहाँ जो स्कूल बने हुए हैं सरकारी हैं, सरकार पैसा देती है, सरकार के मुलाजिम हैं, लेकिन उन स्कूलों में 76, और ये बड़े मतलब फोर्सफुली टेलीविजन पे आके कहा जा रहा है कि अब हम वहाँ इतने % हैं, तो उन्होंने वहाँ संडे की जगह अब फ्राइडे को छुट्टी करना शुरू कर दिया है, और स्कूलों के नाम के ऊपर जो सरकारी हैं उसके ऊपर भी उर्दू लिखवा दिया गया है। तो ये एक तरीके से उस जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी आप कह रहे हैं उसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हो रहा है स्कूलों के अंदर। इस तरीके की मानसिकता, बच्चों में मानसिकता, जुमे की नमाज के बाद मंगल की बात नहीं, सारी बातें वही होंगी, जो आपकी प्रेयर है उसको भी बदला गया है। तो ये तमाम सारी चीजें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये 4 जिले जिसका आपने जिक्र किया, जी जी जी, वो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये वाला इलाके, आप बेगूसराय से एज यू गो ईस्ट आप देखिएगा कि फंडामेंटलिज्म जो है, इफ़ यू वांट टू कॉल इट फंडामेंटलिज्म, तो वो रेडिकलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे अपने पीक पे पहुंचता जाता है टिल यू रीच किशनगंज। ठीक है, और जब तक आप किशनगंज पहुंचते हैं तो हालात ये है, अब मैं चुनावी हालात की बात मैं कह रहा हूँ, कि जो मर्जी हो जाए साहब, किशनगंज से कोई हिंदू नहीं जीत सकता है। और ये बात मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से कह रहा हूँ। उस समय भी कहता था जब लोगों पे यहाँ पे उस समय बहुत बड़ा पाप माना जाता था अगर आप ऐसी बातें ऐसी बात करना जो था, ऐसी बात कर दे। 15 साल पहले तो 15 साल पहले या 10 साल पहले झूठ थी बहुत बड़ा। तो मैं हर सेमिनार में कहता था कि भाई इतनी सेक्युलरिज्म की दुहाई करते हो आप, तो किशनगंज से एक मुझे हिंदू या कोई भी क्रिश्चियन, या उसको आप चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस ही क्यों नहीं हो, उसको आप वहाँ से आप जिता के दिखा दो मेरे को, सवाल ही नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ इसी से एक क्योंकि हमारा डिस्कशन फ्री फ्लोइंग है, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। तो आप देखो कि हमारे यहाँ तो मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बने, AR अंतुले बना, अब्दुल गफूर बिहार का, एक राजस्थान का भी बना था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कांग्रेस का, वो भी बना था। तो ये सेक्युलरिज्म तो पहले ही किशनगंज में जाके खत्म हो जाती थी। सर सेक्युलरिज्म से भी ज्यादा बड़ी बात यह है सर कि किशनगंज के अंदर एक आदमी हैदराबाद से चलता है जो भारत को तोड़ने की बात उसके पूर्वज करते हैं, और उसके 5 आदमी किशनगंज में जीत जाते हैं। तो वो कौन से डेवलपमेंट के लिए जीतते हैं? और बिल्कुल जो आपने 4 जिलों की बात की ना, वो जो किशनगंज वाली जो रेडिकलाइजेशन जो है वो धीरे मतलब उधर से उस किशनगंज के कोने से इट हैज ट्रैवल्ड वेस्टवर्ड्स। तो आप अगर पिछले चुनाव का आप अगर पूरा नतीजा देखें तो जैसे जैसे आप बेगूसराय से ईस्ट की तरफ जाएंगे, जिसका आप वो कर रहे हैं कि वो सारे जो इस तरह के ये रैबिड जो मुसलमान हैं
उनकी जीत हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मुसलमान से मतलब है ना सर? हाँ, मुसलमान का वैसे कभी इससे मतलब नहीं होता पार्टी। मुसलमान के लिए पार्टी एक जंपिंग बोर्ड है, वो कोई हो तो ये देखिए साहब, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने एक बार पहले भी आपके साथ देहरादून गया था, तो मैंने उस समय जनरल सिन्हा जब गवर्नर थे, उन्होंने उस समय की केंद्रीय प्रशासन को उन्होंने एक पेपर लिख के भेजा था कि किस तरह से डेमोग्राफिक, मतलब ये रेडिकल्स के द्वारा डेमोग्राफिक इन्वेजन हो गया। 10 जिलों का उन्होंने उसमें से नाम लिया था, और उसमें से ये सबसे नोटोरियस जिले थे जिसका मैंने नाम लिया। ये है आपको धुबरी, बारपेटा और गोपालपारा और दो चार ये बुंगाई गांव, इसका उन्होंने नाम लिया है। और थिंग्स हैव वर्सेंड सिंस देन। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप पूरे इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, वो सबसे बड़ा आज एपी सेंटर बन गया है अलकायदा का। एंड ममताज बंगाल is also part of that same network and same jihadi environment। तो उस सिलसिले में अब आप कहते हैं कि ये स्कूलों की बात आपने की, सब इतनी हिम्मत कैसे हो गई किसी की कि परसेंटेज ज्यादा हो गया मुसलमान बच्चों का तो फ्राइडे कर दिया आपने। सर इससे पहले आसाम के एक जिले में बाकायदा सिर्फ छुट्टी नहीं होती थी, वहां सारे काम इसीलिए होते थे कि सब ये मुसलमानों का हो गया है। और बहुत पहले हो गया। मैं लोगों की टिप्पणियां पढ़ रहा था। ये किसी नेता ने कहा, पहली बात तो कि वहां के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा गया, उनके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है उनको। मतलब वो टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं कि हम इसका पता लगाते हैं, हम जांच करवा रहे हैं। और यार आज के दुनिया में मेरे पास मोबाइल है तो मैं तो 2 मिनट में, आप तो मंत्री हो यार, एजुकेशन मिनिस्टर को पता नहीं है कि पता नहीं कहते नहीं, मैं जांच करवाता हूं। और उसकी दुविधा क्या थी? वोट बैंक। उनकी दुविधा थी वोट बैंक। ना चीफ मिनिस्टर से ये कोई इस तरह से टिप्पणी आई इस बात पे। तो पुष्पेंद्र जी, आई डोंट नो, लेकिन जब पॉलिटिक्स इस तरह से सिक्योरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होता है, इनका क्या है? इनका क्या है? ये आज पावर है में है, नेताओं का क्या है, इनका क्या? नहीं, पावर में है, कल नहीं रहेंगे, कल किसी के यहाँ रेड होगा, फिर आप देखोगे कि वो निकला, फिर वो जेल में है। ठीक है, इनकी तो सोच वहीं तक है, इनकी सोच वही तक है। लेकिन हमें और आपको, हमको तो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है और आज की पीढ़ी है, उसको तो इसी में रहना है। तो बिना किसी परमिशन के, बिना कोई ऑर्डर के, इन्होंने इन कॉन्ट्रवेंशन टू द ऑर्डर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अब तो हम भाई इतने में मेजॉरिटी हो गए, अब तो फ्राइडे हम ये हो जाएंगे। इसका मतलब यही है कि कल किसी स्टेट में आप 60% हो जाए, मान लो 45% ही हो गए, तो आपने कहा कि संडे को अब छुट्टी नहीं होगा, फ्राइडे को छुट्टी होगा। तो और क्या ये दिस इस्लामिक कंट्री? और उस पे क्या जवाब दिया गया कि एक उनका कन्वेंशन चला रहा है कि ये संस्कृति, अरे तुमने इस्लामिक संस्कृति बनाने का तुमने ठेका ले रखा है। वो भी 21 लाख लोगों की लाशों के बाद। 1400 साल पहले अरब में स्टार्ट हुआ और तुम उनके वंशज हो गए हो यहां पे आके। तुमने ठेका ले रखा है कि इस्लामिक संस्कृति को किस तरह से बढ़ावा देना है। इस्लामिक संस्कृति नहीं है, संस्कृत वर्ड कहना, उनकी मतलब संस्कृत वर्ड की बेइज्जती करना है उससे। अच्छा, आपने झारखंड में भी वही चीज देखा। सो लुक एट द साइंस, लुक एट द इंडिकेशंस दैट आर फ्लोइंग थिक एंड फास्ट। झारखंड में भी वही हुआ फ्राइडे को, और ये कोई इनको डिक्टेट करवाता है। और आज मैं एक और चीज देख रहा था, इस पर मैं थोड़ा सा बात करना आपसे चाहूंगा। प्लीज। मैं देख रहा था वो टिकर पे, वो किसी न्यूज चैनल के, कि हिंदी स्कूलों में हिंदी पाठ्यक्रम से उर्दू शब्द निकाले जाएंगे। अब इस सरकार में बैठे लोगों को पहली बात तो वो मुझे बता दिए उर्दू भाषा क्या होती है। वो एक नोशन बन गया है। नहीं, व्हाट अ फ्रॉड।
क्या क्या उर्दू भाषा होती है? व्हाट इज उर्दू? उर्दू का कोई वोकैबुलरी है? उर्दू भाषा का कोई ये है, कोई फिक्स्ड ये है? पर्शियन भी है उसमें, अरेबिक भी है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम हिंदी ऑब्लिक संस्कृत। अब मैं अगर किसी को कहूं कि मैं उल्टा कहता हूं कि जहां भी उर्दू मीडियम पढ़ाई हो रही है वहां से आप हिंदी के सारे शब्द ऑब्लिक संस्कृत के सारे शब्द निकाल दीजिए, डू यू नो उर्दू कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि 100% वर्ब्स जो हैं वो हिंदी से लिए हुए हैं। उर्दू इफ्तिदाई इश्क में सारी रात जागे, जागे वर्ब इज टेकन फ्रॉम हिंदी। अल्लाह जाने क्या होगा, होगा इज फ्रॉम हिंदी। अल्लाह जाने क्या होगा आगे है? अब बिना वर्ब्स के कोई भाषा हो सकती है? देयर इज अ वर्ड इश्क, ठीक है, इश्क हो सकता है अपने आप में वर्ब हो, लेकिन बाकी कोई चीज आप ले लीजिए, आप कोई नाउन हो, वो नाउन इज जस्ट रिमेन्स अ नाउन, इट हैज गॉट नो मूवमेंट इफ देयर इज नो वर्ब। इसमें एक और फ्रॉड हो गया है कि एक तो उर्दू भाषा और फिर वो मुसलमान, ये मुसलमानों की भाषा, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड अच्छा है। ये कहां की भाषा है साहब ये? अच्छा, बाय द वे दिस रिमाइंड्स मी, अल कायदा इज मच स्मार्टर देन देम। अल कायदा ने रियलाइज किया कि ये एरिया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो उन्होंने अपने मैगजीन का एक, वो अपना जो अल कायदा का मैगजीन निकलता है, आई थिंक इस्लामिक स्टेट का दाबिक है, इसका जो अल कायदा का मैगजीन है उसका एक बंगाली वर्जन भी। अरे वाह वाह। जब से ये अल जवाहरी ने जब ये अनाउंस किया ना, वाह वाह, कि अल कायदा इन इंडियन पेनिनसुला हम ये कर रहे हैं, तो इसका इन्होंने वो किया, एक मैगजीन निकालना शुरू कर दिया बंगाली में। सर मुझे तो एक बात याद आ गई, इसे मेरी, आप उसे लाइटर नोट में ले लें सर। जब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्कूल में पढ़ते थे तो उर्दू का जो किताब होती थी उसे कहते थे सईदी उर्दू कायदा। ये सईद साहब का लिखा हुआ कायदा है, चल हट तो स्कूल जा। तो मैं आज सोचता हूँ कि सईदी उर्दू कायदा से पढ़ते पढ़ते हम अल कायदा तक पहुँच गए। नहीं, दूसरा क्या है कि अभी पार्लियामेंट में बहुत से लोग आते हैं, शेर व शायरी होती है काफ़ी, है ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये जितने अपने भाई लोग आते हैं, कोई नॉन मुस्लिम्स, आई एम वेरी श्योर वो अपना वो शायरी वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख के लाते हैं, ठीक है ना। हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको देवनागरी स्क्रिप्ट। अब साहब वो देवनागरी स्क्रिप्ट पे ही ये भाषा होनी चाहिए। When you don't know Arabic, how can you use Arabic script? Correct. To read a language जिसकी origin इंडिया में हुई है, ये कौन सी भाषा है साहब? मैं ये थोड़ा इस पे मैं प्लीज उधर से आए, तुर्की के बैकग्राउंड वाले लोग, पर्शियन के बैकग्राउंड वाले लोग, जो मुगलों का जो उनके हाउस होल्ड जो लैंग्वेज था, उनके आपस में जो पैलेस का लैंग्वेज था, दैट वाज तुर्की की भाषा थी। और आम जो भाषा थी वो बाद में धीरे धीरे पर्शियन हुई, ठीक है ना, पर्शियन भाषा हुई। नाउ ये इसको फिर आपने तब तक से समझ में आ रही, फिर हिंदुस्तानी से मिक्स हुआ और ये हुआ। अभी क्या है साहब कि आपने इंसिस्ट किया कि नहीं हम तो अलग हैं, आप वो ना अरबिक स्क्रिप्ट में आपने लिखना शुरू किया। और विनोबा भावे ने कहा था कि अगर दोबारा चाहते हो कि पाकिस्तान ना बने और इंटीग्रेट करना चाहते हो कंट्री को, तो इंसिस्ट किए उर्दू की भाषा जो है, ये सो कॉल्ड उर्दू, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको लिखा जाए। लेकिन इन्होंने वो दे इंसिस्टेड ऑन दिस अरबिक स्क्रिप्ट। और आप अगर कुरान जो है वो अरबिक में लिखी हुई है,
99.9% of the Muslims don't know the meaning of any Arabic word in Quran. 99.9%। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रह चुके हो, पूरी आप जिंदगी बिता चुके हैं। कितने लोगों को अरबिक आती थी वहां पे? वो तो बड़ा पढ़ा लिखा, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे। सो दिस फ्रॉड, अब इनको ये सिखाए कौन? मैं आपको यहाँ इसलिए रोकता हूँ सर कि हम आज अल जवारी की घटना के बाद से बात करते हुए हमने जो बिहार के, झारखंड के, आसाम के इलाकों के अंदर जो हो रहा है, इसी से जुड़ी हुई एक और बात है कि जो पीएफआई नाम का एक संगठन था सर, और ये उस वक्त बहुत रोशनी में आया जब इन्होंने, जो ये कहा जाता है कि लिटरेसी में केरल का सबसे हाईएस्ट रेट है, अक्सर जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, उस लिटरेट स्टेट के अंदर एक प्रोफेसर जोसेफ के दोनों हाथ पीएफआई नाम के एक संगठन ने हाथ काट दिए और फिर उनकी पत्नी किस हालात में मरी। और पीएफआई एक बिल्कुल समुद्र के किनारे केरल में है, जहां 1921 में मोपला में हजारों हिंदुओं का कत्ल किया खिलाफत मूवमेंट के माध्यम से। अब आप दो एक्सट्रीम देखिए, केरल में उसका हेडक्वार्टर है, वहां उसकी सेना बनी हुई है, वहां उनको पूरी ड्रिल करते हैं, और आप एकदम इधर आ जाइए आसाम में, ये पीएफआई जिस तरीके से, खासतौर से जब ये नुपुर वाला मामला हुआ तो कई सारी वारदातें हुई, आप उदयपुर में हुई, फिर उसके बाद में अभी कर्नाटक में प्रवीण नाम के एक युवा यंग लड़के को मारा, फिर कृष्ण भड़वार को भी मारा, उससे पहले तो आज देखिए कि अभी एनआईए ने पटना में जो एक रेड की है, वहां पीएफआई के ठिकानों पे बहुत खतरनाक दस्तावेज मिले हैं, और उन दस्तावेजों के अंदर एक दस्तावेज ये भी बताया जा रहा है कि पीएफआई का जो विजन प्लान है, जो पूरी आप पूरी दुनिया में जो एक कहा जा रहा है कि वो जो हदीस है कुरान की, जिसमें ग़ज़वाए हिंद नाम का एक फ़लसफ़ा है कि हिंदुस्तान की सारी ज़मीन पर जब तक इस्लामिक झंडा न फहर जाए तब तक इस्लाम इनकम्प्लीट है, और कई कोशिशें हुई, सारे मुग़ल यही करने आए थे, इसीलिए उन्होंने मंदिर तोड़े। तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि केरल से चढ़ के आसाम, बंगाल, झारखंड, बिहार, इन इलाकों में आज पीएफआई के ट्रेंड लोग पकड़े जा रहे हैं। एक विजन 2047 भी पकड़ा गया है, जिसे मैं कह सकता हूँ ये ग़ज़वाए हिंद का है। ऐसे में आप ये मानते हैं कि अगर 10% से ज़्यादा भी, या 10% मुसलमान पीएफआई के इस इलाके में एक्टिव हैं, तो क्या भारत को इस्लामिक राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? आपके सवालों का मैं एक एक करके, मैंने इसलिए सीक्वेंस में पूछा, आप आराम से जवाब दें। सीक्वेंस में मैं, आपने कहा कि ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एकदम सदर्न एक्सट्रीमिटी पे, वहाँ से इसका ये उत्पन्न हुआ पीएफआई। बिल्कुल सही बात है। 2006 की बात है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के जो सबसे छटे हुए ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिहादी और बड़े जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, उन सब का मर्जर हुआ। कर्नाटका में कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी, किडनैपिंग, रैंसम, हिंदुओं का ना 5-5 करोड़ रुपए लेते थे हिंदुओं का किडनैपिंग करके। तमिलनाडु में मनीथा नीथी पासराई, 11 आरएसएस के कार्डर्स को इन्होंने चेन्नई में मारा था। और इधर केरला में नेशनल फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी, इन्होंने 8 हिंदू फिशरमैन को मारा था, 65 लोगों को आजीवन कारावास मिला। ये सारे छटे हुए ऑर्गेनाइजेशंस दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब है क्या कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जिस हिस्से में हम रहने वाले हैं और आप रहने वाले हैं, एक आम धारणा है कि, अभी तक तो थी कि वहाँ के लोग बड़े शिक्षित, बड़े सुशील, बड़े डिसिप्लिन्ड, बड़े सेक्युलर, ठीक है, बड़े एनलाइटेंड, बड़े ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। कभी किसी को इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि वो एक सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर जो आपको
एम्प्लॉयमेंट को लेके जो आपका जो इंटरेक्शन होता है उसके अलावा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रेडिकलाइजेशन के मामले में केरला कश्मीर का भी बाप है। कश्मीर का बाप, दैट्स व्हाट, करेक्ट करेक्ट। मैं शायद लोग पूरा इतिहास नहीं जानते, वो पूरा जो आपका जो केरला में जो इस्लाम आया, बाद में ये पहली मस्जिद बनी वहाँ, पहली मस्जिद, और ये इनका वो डायरेक्ट लिंक था उधर से समुद्र के दौरान, ठीक है ना। तो एक तरह का वो इस्लाम आया, और ज़्यादा पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, आपने मोपला रिबेलियन की बात की। पहली बात कि हमको और आपको ये बिल्कुल गलत बताया गया कि किसी तरह का रिबेलियन था। देयर वाज नो रिबेलियन, इट वाज आउट एंड आउट ए वॉर फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैलिफेट। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। खिलाफत मूवमेंट में आपको मालूम है, ये जो आपके अंसारी साहब थे, इनके भी चाचा ज़ेडे आ गए, और एक हकीम अजमल, क्या नाम था वो हकीम अजमल हैं, हाँ, वो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और आपको ये भी बता दूं, ये मैं इसकी चर्चा में पहले भी कर चुका हूँ। वो थॉट्स ऑन गांधी जो किताब है आचार्य कृपलानी की, उस किताब में ये लिखा हुआ है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और की बात हुई तो और खिलाफत की, तो गांधी ने बोला कि देखिए, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, आप कैलिफेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका कैलिफेट इस्टेब्लिश हो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमारा साथ दीजिए, साथ ही साथ हम काम कर लेंगे इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कुरान में, ये कुरान के टीचिंग्स के खिलाफ है, हम नॉन वायलेंस में कुरान बिलीव नहीं करता है। दिस इज देयर इन दैट बुक। In non-violence, कुरान doesn't endorse non-violence। कुरान नॉन वायलेंस की हिमायत नहीं करता है, हिमायत नहीं करता है, आप ये कह रहे हैं। जी। और ये बात साहब दुनिया के सबसे महान अहिंसक नॉन वायलेंट आदमी को समझाई जा रही है, और वो मान रहा है इस बात को। नहीं तो फिर उनको वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ठीक है, इसको आप क्रीड मान के मत चलिए, इसको एक टेम्पररी एडजस्टमेंट मान के चलिए। तब उन्होंने माना। तो ये इन्होंने एक तरह से, ये जितना जो ये खिलाफत मूवमेंट था, दिस वायलेंस वाज इनहेरेंट। तो हुआ क्या कि खिलाफत मूवमेंट जब ये केरला में पहुंचता है 1921 में, तो वहां पे ये एक एंटी हिंदू रूप ले लिया। उसके बाद साहब इन्होंने दे अनलिश्ड वायलेंस, एक पूरा हिंसा की और दहशतगर्दी की लहर इन्होंने हजारों हिंदुओं को चला दी। 10,000 हिंदू सर, 10,000 हिंदू। अगर मैं ये कहूं कि 20वीं सदी का हिंदुस्तान में वो सबसे बड़ा नरसंहार था। नहीं, मैं आपकी इस बात में इसलिए जोड़ देता हूं कि व्यूअर ये सवाल पूछ सकते हैं कि इस घटना का जिक्र 1921 का जो मोपला हुआ है, उसमें इस पूरे तथ्यों के बारे में किसी आरएसएस, किसी विश्व हिंदू परिषद, किसी बजरंग दल ने नहीं लिखा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के 1897 में जो प्रेसिडेंट थे सर सी शंकरन नायर ने किताब लिखी है गांधी एंड अनार्की। उसके पेज नंबर 132 पे अपेंडिक्स 3 पे कांग्रेस पार्टी की एक विदेशी महिला एनी बेसेंट, जो 1922 में अध्यक्ष थी, उन्होंने मालाबार अगोनी से सब कुछ लिखा है, और गांधी जी की उस पे खामोशी के बारे में धज्जियां उड़ा दी हैं। ये मैं ऐड करना चाहता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं कह रहा था कि ये 20वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा जेनोसाइड था, नरसंहार था हिंदुस्तान में। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो नायर साहब के आपने जिक्र किया, एनी बेसेंट, अंबेडकर साहब ने इसके बारे में लिखा है। अंबेडकर साहब तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मूवमेंट तो वहीं से शुरू हो गया था। जी, वेरी राइट। और उन्होंने बहुत अच्छे शब्द नहीं बोले हैं गांधी के बारे में उसमें, ठीक है।
अब वो दूसरी बात है कि लोग नजरअंदाज कर लेते हैं या सुन के भी हाँ, चुप मतलब रहे आज हैं। गांधी पे बोलते तो जेल हो जाती। उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि मैं इसको महात्मा नहीं मानता। अगर इनके मरने पे छुट्टी नहीं होती तो कोई इसको पहचान, ये उनके शब्द हैं और बीबीसी में इंटरव्यू दिया। या दैट एनीबॉडी कैन गो एंड वॉच इट, उसमें कहीं कोई बात छुपी हुई नहीं है। 1955 एटलीस्ट ही वाज द मैन हु सेड कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। जब तक भारत में एक भी मुसलमान है, ये विभाजन जो है कंप्लीट नहीं है। ये सारी बात बोल चुके हैं सर। तो उसने उसके बाद आपने ये डिप्टी कलेक्टर उस समय जो थे, सम राय, गोपालन राय उनका नाम था, वो डिप्टी कलेक्टर का पूरा रिपोर्ट आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहलाने वाला वो रिपोर्ट है। 10,000 किल्ड, 38 लोगों को सर एक साथ उनको बुलाया जा रहा था, सर तन से जुदा उस वक्त, और एक ही कुएं में उनको डाला जा रहा था। और ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग, मतलब उसके बाद भी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी अंदर से उस कुएं से। और गांधी जिंदा थे। गांधी यहां भी जिंदा थे और नौखाली में भी गांधी जिंदा थे। कुछ लोग उतने, मतलब उनका टोटल नहीं कटा था, वो अधकटा सर था, और आवाजें आ रही थी और कोई उनकी मदद के लिए कोई वो मतलब जाने से लोग घबरा रहे थे। एंड एट लीस्ट आई मीन मोर देन 1 लाख पीपल डिस्प्लेस्ड, उनको घर छोड़ के भागना पड़ा था। और किस लिए? तुर्की में खलीफा बनाना है। उस खिलाफत मूवमेंट को गांधी ने सपोर्ट किया इस देश के अंदर। नहीं, तुर्की का खलीफा बनाना है। केरला का बैठा आदमी, बताइए, तब केरला का 1921 की केरला का बैठा आदमी कह रहा है कि हमको तुर्की में हमको खलीफा चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हार गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था टर्की, अब खत्म हो गया था खलीफा। अब इसका क्या है साहब ना, कि ये 12वीं शताब्दी में ये एबेसिड जो कैलिफेट था, उसके नाम पे खुतबे पढ़ते थे ये मस्जिदों में ना। उसके बाद ये अकबर ने कहा कि अब ये सब नहीं होगा, मेरे नाम पे खुतबे पढ़े जाएंगे। फिर ये कुछ दिन तक चला, उसके बाद ये बादशाही खुतबे भी चलते रहे। फिर 1897 में ये तुर्की और इसमें ग्रीस में लड़ाई हुई, तुर्की जीत गया, तो फिर ये तुर्की के नाम से ये खुतबे पढ़ने लगे, ये वो खलीफे के नाम पे। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ये हुआ तो उनको लगा अब हम किसके नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी भी वो मुल्ला जो है, मौलवी, अभी भी वो खुतबे पढ़ता है। पता नहीं आजकल किसके नाम पे पढ़ता है, ठीक है ना, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भाषण जरूर देता है हर फ्राइडे प्रेयर्स के बाद, ठीक है। तो ये सो यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट 1921 की लोग वो ना भूलें, थोड़ा इतिहास पढ़ लें, और आप बहुत बड़ा डिससर्विस करेंगे इस देश को बाय कॉलिंग इट ए रिबेलियन। ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है ना, इसको जान को रिबेलियन शब्द दिया है। इसको वो मैंने ट्विस्ट किया है, वो रिबेलियन शब्द दिया है सर। ये बात मैंने इसलिए दूसरा सर, लोग को ये भी एहसास होना चाहिए, जब मैं कहूँ ना कि रेडिकलाइजेशन के मामले में कश्मीर के बाप हैं। 1970 में जब बहुत पेट्रोल के दाम 4 गुना बढ़ गए, 73 की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारा पैसा आ गया, तो ये लोग बड़े लार्ज नंबर्स पे ये साउथ इंडिया से लोग जाने लगे, और वहाँ पे ये पूरा वहाबिज्म में ये रेडिकलाइज होके ये वहाँ से निकलने लगे। तो ये रेडिकलाइजेशन एक्चुअली हमारे आम, जो हम लोग नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया के जो है, उस सब आम आदमी के रडार पे ये नहीं आया, नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि अब वहाँ से ये देखिए फैलते 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 क्या रूप ले लिया है। अब ये जो चीज़ आपने बिहार का पहुँचा, ये विजन 2047 डॉक्यूमेंट, PFI, आप ये नुपुर शर्मा वाली, जो नुपुर शर्मा का कांड के बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि आप देखो साउथ में ये नेतारू, प्रवीण नेतारू, ठीक है। यू गो टू महाराष्ट्र इन द वेस्ट, अमरावती में वो कोल्हे कुमार, ठीक है। आप इधर ईस्ट में चले जाओ, इसका ये अंकित झा, ठीक है। उदयपुर में कन्हैया, ठीक है। सो इफ यू सी इट इज स्प्रेड, दिस फिनोमिनन इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। नाउ हु द हेल सेज कि there is diversity in nonsense. This is one of the biggest, ये diversity है इंडिया में। big fraud is कि इंडिया जो है वो उर्दू की बात कर रहे हो, एक तरह से सब तक से जुदा हो रहा है। और ये अब क्या हुआ है कि अब वहां पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस
जो था वहाँ पे फुलवाड़ी शरीफ एक जगह है पटना में, वहाँ रेड हुआ। उस रेड में एक मोहम्मद जलालुद्दीन नाम का एक सब इंस्पेक्टर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उसके यहाँ रेड किया उन्होंने। वो पहले वो झारखंड पुलिस में वो कार्यरत था। अब वहाँ से ये जो सारा इनका ये डॉक्यूमेंट्स होने लगा, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट निकला, विजन 2047। वो विजन, वो क्या लिखा है उसमें? वो कहता है कि हम इस मुल्क पे राज करते थे, अंग्रेज आए, उन्होंने हमसे सत्ता छीन ली, लेकिन अब सत्ता वापस लेने का वक्त आ गया है। ये तो उस वक्त भी कहा था कि अंग्रेज जब जा रहे हैं तो सत्ता हमें मिलनी चाहिए, हम आपने हमसे, ये उस वक्त भी उठा था। कहा कि अब सत्ता का वक्त आ गया है। और फिर वो कहता है वो डॉक्यूमेंट कि हम कभी भी हम बहुमत में नहीं थे इस देश में, हम हमेशा अल्पसंख्यक में थे, और अल्पसंख्यक होते हुए भी हमने इन कायर हिंदुओं पर राज किया है। और लिखा हुआ है उसमें कि अगर 10% भी लोग पीएफआई के मुसलमान पीएफआई के साथ हो जाएं, तो हम दोबारा अपने आप को हम सत्ता पर हम काबिज करेंगे, ठीक है। और ये लिखा है कि इन कायर हिंदुओं को हम घुटने पर ला देंगे हम इनको, और यहां पर इस्लामिक स्टेट की स्थापना होगी। और उसके पूरे फिर 4 स्टेजेस दिए हुए हैं कि स्टेज 1 में क्या करना है। स्टेज 1 में उन्होंने कहा कि पहले तो सारे मुसलमानों को एक ही परचम के नीचे ले आओ, चाहे वो किसी भी उसका हो, कोई भी फिरका हो, हाँ फिरका हो, उसको एक परचम पे ले आओ। दूसरा कि वहां अपने आप को हथियार का प्रशिक्षण दो, कुछ नहीं है तो आप वो सरिया और वो तलवार चलाने में अपने आप को कई कैंपों में पीएफआई के लड़कियों को तलवार चलाना सिखाई जा रही है। हाँ। और उसमें यही लिखा है कि लोगों में, मुसलमानों में जो असंतोष है उसको एक्सप्लॉइट करो, और अगर असंतोष नहीं है तो असंतोष क्रिएट करो, तो पैदा करो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अपनी पहचान भारतीयता की पहचान से जितना दूर हो सके उतना ले जाओ। दिस इज स्टेज 1। ये तो सर जस्ट फॉर 10 सेकंड, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि 1866 में जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास देवबंद बना था, तो देवबंद का मेन मकसद क्या था कि मुसलमान भारतीय अपने आप को न समझ करके अलग पहचान रहे, और इसीलिए देवबंद की स्थापना की गई थी। सर ये तो पुरानी कहानी है, वही रिपीट ही हो रही है सर। जी। तो झारखंड के अंदर एक आईजी डीआईजी अपने घर में भाषण दे रहा था, तो वो भी तो जिहादियों को दे रहा था। तो मेरा कहना यह है कि सर क्या नीतीश सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर ये कहे कि मुझे पता ही नहीं है, नीतीश को भी नहीं पता है, तो मुख्यमंत्री क्यों है फिर ये? सर देखिए, मैं किसी एक का मैं नाम नहीं लेना, नहीं मतलब वो मुख्यमंत्री है ना पिछले 10-15 साल से। मैं आपको बता दूं, अब मैं ये हमेशा ये बात कहता था कि बिहार का पॉलिटिशियन जो मुख्यमंत्री का एस्पिरेंट, वो जाता है पाकिस्तान। हाँ, उनको वहां भी जाना होता है। ये जानते क्या होता था सर? वहां की ताकतें कहते थे कि आप घबराइए नहीं, हम यहां से एक हुक्म जारी करेंगे, हम सारा बंदोबस्त कर देंगे, आपके साथ सारा वोट आपको मिलेगा, वरना कोई कारण ही नहीं। अदरवाइज वहां इन्हें क्या लाहौर में क्या जानना था इनको? क्योंकि उनको मालूम था, इनका दिल कहता है ये सब पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये तो वोट के और उसके भूखे हैं, सत्ता के भूखे। तो वो मैं कह रहा था कि अब मैं स्टेज 2 में 4 स्टेजेस की मैं बात कर रहा था, तो दूसरे तीसरे स्टेज में आते, आखिरी स्टेज में ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ की सेना, यहाँ की जुडिशरी, ये यहाँ के सब चीज़ पे हम हावी हो जाएंगे, और उसके बाद हम संविधान को बदल देंगे और इंडिया में इस्लामिक स्टेट की स्थापना करेंगे। और ये सिर्फ लिखी हुई बात नहीं है। आप अगर
वाकई में आप अगर विश्लेषण करें तो आप देखोगे कि एक बड़े इस डायरेक्शन में, इस दिशा में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपको इससे ज्यादा क्या है साहब कि वो पीएफआई कोझिकोड में इनका हेडक्वार्टर होता था, यहां पर आके वो दिल्ली में आके इन्होंने शाहीन बाग करवा दिया। इन्होंने सीए का पूरा फंडिंग किया है, सीए प्रोटेस्ट का पूरा दिल्ली राइट वाज फंडेड एंड मास्टरमाइंडेड बाय द पीएफआई। नुपुर शर्मा के साथ जिस व्यक्ति से इसकी जो नोक झोंक हुई थी, वो तो खुद ही पीएफआई, वो खुद पीएफआई का है, पीएफआई का है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो लेकिन आज तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं है। सर जानते हैं, एक आपको मैं बात बताऊं कि हर चीज जो होता है ना, ये मेरी सोच है, उसमें कोई ना कोई अच्छाई भी छुपी रहती है। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरीथिंग दैट हैपेंस। और नुपुर शर्मा वाले कांड के बाद एक चीज तो जरूर हुआ कि लोगों में गुस्सा आया, गुस्सा कि ये पीएफआई का आदमी रहमानी, जो कभी एसडीपीआई का वो कहीं भी बदलता रहता है, वो आसाम में भी चुनाव लड़ने गया था, और मैं आपको 25,000 लोगों को लेके मंदिर को राम मंदिर के लिए भी जा रहा था। वो बहुत पुराना हिस्ट्री शीटर है मामले में। जब मैं आपको कह रहा था 1921 की बात कि तुर्की के खलीफे के लिए इन्होंने 10,000 हिंदुओं को मारा 1921 में। आज ये कहां जाता है? ये इससे पूछे रहमानी से तुर्की कितनी बार गया है? ये गया, वो एक और जो फिल्म बनाता है, आमिर खान, वहां जाता है। आज भी एर्दोगन के खिलाफ कू हुआ था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल उसका सपोर्ट किया, और वहाँ के जो मेन जो न्यूज़ एजेंसी है, आनाडोलू या ऐसे करके नाम है, उसने पूरा मतलब उसमें एर्दोगन का बयान आया। एर्दोगन ने बोला कि ये बहुत ही बड़ा सामाजिक एक संगठन है और इसको हिंदुस्तान की पुलिस जो है वो क्रश करने की कोशिश, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो आज भी तुर्की से इनके ये है। और ये देखिए नेक्सस, पीएफआई, अलकायदा, टर्की, पाकिस्तान, जमायते इस्लामी। 2010 में मैंने आपको कहा कि हाई कोर्ट में जाके एफिडेविट केरला की पुलिस ने दी थी, रेड किया था, सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे। उन्होंने कहा कि एक पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तारें जो हैं ये अलकायदा से जुड़ी हुई हैं। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि अलकायदा आप देखिए इज ऑल ओवर इंडिया। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि जो है, इज एन एक्स पुलिसमैन, इंटेलिजेंस बैकग्राउंड के हैं, और तो उनकी बात आपको बहुत सीरियसली लेनी होगी। उन्होंने कहा कि इट इज द मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इसमें पैटर्नेज। अब 2019 में वायनाड में जब राहुल गांधी जाते हैं वहां पे, तो उनके पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस फ्लैग से ज्यादा जमायते इस्लामी के फ्लैग्स थे। सो आप समझ रहे हैं कि वो क्यों उन्होंने चूज किया था वायनाड, और किस तरह की ताकतें। अच्युतानंदन जो है, 2010 में ही अच्युतानंदन ने ये बोला था कि ये एक पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 20 साल में केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। ये अच्युतानंदन का ये था। लेकिन एक उन्हीं के पार्टी के एक आदमी थे, अभी भी शायद मंत्री है, गोविंदन, वो क्या कहते हैं, ये कम्युनिस्टों का आप ज़्यादा हाव भाव देखो ये। और मैं बड़े इंपॉर्टेंट उसमें आ रहा हूँ, आई विल अराइव एट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन। तो ये कहता है, बाद में हाल की बात है, ये गोविंदन ये कहता है कि मेजॉरिटी फंडामेंटलिज्म इज मोर डेंजरस देन माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म। ये एक नया नैरेटिव, ठीक है ना, उसको तो पहला मालूम ही नहीं है कि फंडामेंटलिज्म होता क्या है। मेजॉरिटी फंडामेंटलिज्म ज्यादा खतरनाक है माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म।
क्योंकि ये हिंदू राज बनाना चाहते हैं, इसी के विरोध में ये माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म। नहीं, पहली बात तो इस देश में किसने कहा हिंदू राज बन रहा है? आज भारत के संविधान की आप बात करते हैं, उसको रौनते हुए तो मुसलमानों को आपने सच्चर कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड सब दे रखा है। कौन सा यहाँ पे क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन रहा है? तो अब बताइए कि क्या दोनों तो सीपीएम के हैं, क्या अच्युतानंदन सही थे या गोविंदन सही था? अच्युतानंदन ने तो बोला कि पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थे और ये बिल्कुल टेरर, द वर्ड यूज्ड कि ये मनी और मैरिज, मनी एंड मैरिज के द्वारा ये इस्लामिक स्टेट कब्जा करना चाहते हैं। समझ रहे बात? अब है क्या कि ये इसका उल्टा बोल रहे हैं। अब ये जितने भी ये कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं, तो मनी और मैरिज पे एक लाइन दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि भारत में लव जिहाद का शब्द जो है, ये केरल में एक क्रिश्चियन लड़की से मुसलमान ने शादी की ज़बरदस्ती, उस पे ये जज का कमेंट था कि इट्स ए लव जिहाद। ये किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का निकाला हुआ नहीं है। तो वहां क्रिश्चियंस को ये कन्वर्ट करके मुसलमान शादी कर रहे थे, तब उस पे जज कोर्ट में गया, तब जज ने कहा इट्स ए लव जिहाद। नो, देयर वाज अ लेडी, जो एक महिला, इसको उन्होंने शादी किया, कन्वर्ट किया, उसको सऊदी अरेबिया ले गए। सऊदी अरेबिया ले जाके वो इस्लामिक स्टेट को एज अ सेक्स स्लेव बेच रहे थे। बताइए, वो वहां से भाग के आई, भागे भागे यहाँ पे कोर्ट पे आई। तो मेरा एक, अब व्हाट आई वाज इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वाज अराइविंग एट इज कि आप देखिए कि मैंने गोविंदन और उनकी बात हाँ, अच्युतन की, ये सब कम्युनिस्ट लीडर्स हैं। अब ये जितने कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, अभी भी ये जो पिनारी विजयन जो है, अभी एक इनका कोई पुलिस ऑफिसर था कन्नूर में, उसने ये सारा कुछ, ये मामला चल रहा था जिसका जिक्र हमने किया, ये नूपुर शर्मा वाले, और उसने कहा भाई थोड़ा माहौल बहुत गर्म है, तो उसने मगल वाले मॉस्क में, एक मॉस्क में जाके बोला कि भैया ये खुतबा मत पढ़ना, ये लेक्चर मत देना यार, कहीं आग ना भड़क जाए। उसने मैटर रीच द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, उनके आप उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उसका ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, उसका ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये जो सीपीएम के महानुभाव हैं, इनको तो मालूम है, ऐसा तो नहीं है कि इनको नहीं मालूम है कि इनका बाप जो है चीन, वो किस तरह से रेडिकलाइजेशन को खत्म कर रहा है। ये तो मालूम होगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से युगुर मुसलमानों को, सबको पता है सर। इसको इनको मालूम है ना, बिल्कुल मालूम है सर। तो गेम क्या है, अब आपकी बात पे मैं आ रहा हूं कि ये पूरा खेल इनका क्या है कि ये कम्युनिस्ट को भी, ये चाइना को भी अपना एलाई मानते हैं इन गज़वाए हिंद। कहते हैं इसके साथ मिल लो, मजबूत हो जाओगे, गोली मारो। क्या करता है वह युगुर मुसलमानों के, जब वक्ती जरूरत है चाइना को साथ खड़े होने से, क्योंकि चाइना भारत को थोड़ा सा आंखें दिखा सकता है। नहीं कि हम दोनों मिलके और देखिए, कम्युनिज्म भी एक मजहब है। यस, ठीक है ना, कम्युनिज्म भी एक मजहब है। ठीक है, ये जब फर्क यही है कि ये संतन से जुदा अपने मुखिया के नाम पे करते हैं, और इनका मुखिया जब तक जिंदा रहता है उसके लिए, तब ये सर तन से जुदा। स्टालिन जिंदा था तो सब तन से जुदा, फिर वो चला गया, क्रुश्चेव आ गया तो फिर उसके नाम पे तन से जुदा, फिर वो माओ आया तो उसके उसमें तन से जुदा। ठीक है ना, तो ये फर्क दोनों में यही है। ठीक है, ये तो ये भी, इसको भी मैं एक मजहब मान के, तो एक मजहब दूसरे मजहब से, कम्युनिज्म हैज कंबाइंड विद जिहादिज्म इन गज़वाए हिंद अगेंस्ट इंडिया। ठीक है ना, और इसीलिए ना कोई कम्युनिस्ट बोलेगा इनके खिलाफ, ना कोई मुल्ला, ना कोई मौलवी, ना कोई इनके, आपको चाइना के खिलाफ एक शब्द में नहीं बोलेगा। हमको तो टेलीविजन में आते हुए इतने साल हो गए, आज तक किसी मुल्ले ने इनके चाइना का जिक्र ही नहीं करते सर। चाइना का और जिक्र क्या करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान में अधिवेशन बुलाता है और उसमें चीफ गेस्ट चाइना होता है और मुंह बंद रहता है मुसलमानों का, सारे इस्लामिक देशों का, कि वहां क्या हो रहा है। मोहम्मद नाम रखने पे क्या कहते हैं, जो है वो ऊपर पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो एक वक्ती जरूरत है कि चाइना को साथ रखना है, चाइना को अंटागोनाइज नहीं करना है।
मुझे लगता है सर कि आपने ख़ासतौर से कि पीएफआई पाकिस्तान चाइना टर्की वाली बात भी बताई, क्योंकि ये तमाम सारे लोग जो हैं वो ग़ज़वा-ए हिंद का जो ख्वाब है जो कई सालों से चल रहा है, इसीलिए आप देखिए कि कश्मीर में और केरल में जहाँ जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, वहाँ इस देश के प्रधानमंत्री ने 75 साल भारत की आज़ादी के दौर में एक अपील की कि हम तिरंगा जो है हर घर लगाएं। तो कश्मीर में भी मुखालफत है, केरल में भी मुखालफत है, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ तिरंगा लगाने की मुखालफत है, और जहाँ जहाँ कम हैं, मुनाफिकीन हैं और मक्कार हैं, वहाँ नहीं हमें तिरंगा लगाना है। 4 मुसलमान बयान दे देंगे और इस देश का मीडिया कहेगा देखिए मुसलमान कितना अच्छा है भारत के, और 90% मुसलमान जो इसमें लगा हुआ है, ये भी एक फ्रॉड हमारे यहाँ चल रहा है। तो तिरंगे तक का भी विरोध सिर्फ इसीलिए है कि उनको पीएफआई का झंडा लगाना है, उनको जमात इस्लामी का लगाना है और तमाम सारे काम करने, लेकिन तिरंगा नहीं लगाना, क्योंकि वो अब उस मोड़ पे आ गए हैं कि वो टर्म डिक्टेट कर सके। मैं समझता हूँ कि आपने आज की जो बातचीत थी वो कई अलग अलग मोड़ पे थी, लेकिन एक कॉमन लिंक था उसमें, ग़ज़वा-ए हिंद, डॉक्यूमेंट 2047, अल जवारी का मरना, पीएफआई का आना, और पूरे आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे जो है आपके, जिसमें आपने बिहार के राज, झारखंड के राज, बंगाल और आसाम, यहाँ कैसे वो पूरा चल रहा है, कैसे जेएनयू के अंदर सलजीर इमाम जैसे लोग जो हैं उसको चिकन है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। आपने, मुझे लगता है कि हम लोगों की जो बातचीत हुई उसमें बड़ा वेरिएशन रहा है, लेकिन इशू लिंक्ड हैं आपस में। इसमें ऐसा नहीं है कि कहाँ के, और इसमें साथ साथ एक बात और बताएं, आप ही की हमारी एक बार बातचीत में हुआ था कि एक छोटी सी हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है जिसे हम लोग कहते हैं वो जो लक्षद्वीप, वहाँ 98% मुसलमान है। तो अब वो तो टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ शराब नहीं बिकने दी, वहाँ गांधी जी की मूर्ति गई लगने की, तो उनका यहाँ 98% लोग हैं, यहाँ मुसलमान तो किसी भी उस मूर्ति का विरोध करते हैं। तो जहाँ जहाँ मेजॉरिटी है, चाहे केरल में हो, कश्मीर में हो, आसाम के कुछ इलाकों में हो, बंगाल के कुछ इलाकों में हो, बिहार के कुछ इलाकों में है, तो कहीं कोई जुमे की छुट्टी कह रहा है, कहीं कहता है शराब नहीं बिकने देंगे, कहीं मूर्ति नहीं लगने देंगे। तो इस देश में इनडायरेक्टली आप देखें, फिर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस संविधान को मान कौन रहा है? ये देश तो वैसे ही हर दिन उस ग़ज़वा-ए हिंद की तरफ बढ़ रहा है। सरकारों की मजबूरियां अपनी हैं, वोटों की मजबूरियां अपनी हैं, लेकिन 90% हिंदुओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तन सर से जुदा, तो चाहे केरल में हो रहा हो, कर्नाटक में हो रहा हो, बंगाल में हो रहा हो, आसाम में हो, तो हिंदू का ही रहा है। और उसके बाद भी ये माहौल कि साहब मुसलमान इस देश में डरा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज 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 दो बात डरे हुए की बात कर रहे हैं। प्लीज सर साहब, ये कौन कहता है कि एपी सेंटर ऑफ जिहाद इज एफपैक रीजन? बिल्कुल गलत। वो तो आपको डिसीव करने के लिए। आई डोंट एग्री। ग्लोबल जिहाद का एपी सेंटर हिंदुस्तान में है। बिल्कुल सही नहीं, वो तो कुछ लोग उसको डाइवर्ट करते हैं ना, ताकि आप रियल प्रॉब्लम पे ना जाएं। आपको मैंने बता दिया, आप बताइए कि व्हाट इज तालिबान? एक देवबंदी ग्रुप है। जैश ए मोहम्मद देवबंदी ग्रुप है। अहले हदीस, ये लश्कर तौबा अहले हदीस है। ये जो तहरीक लबैक जो था, जो सर तन से जुदा, ये बरेलवी, चाहे वो बरेलवी हो या देवबंदी हो या अहले हदीस हो, सबका जो कॉमन, सबका सेंटर यहाँ हिंदुस्तान में है। यहाँ से आइडियोलॉजी जाती है और वहाँ से वो हथियार बन के, आइडियोलॉजिकल वो हथियार बन के आता है, वापस आती है। आपने अल कायदा का मैंने पूरा बोल दिया। आज अल कायदा का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? आपको तो मैंने बता दिया। पूरे देश में देखिए अल कायदा किस लिए चाह रहा है। तो ये एक एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल जिहाद इज इन इंडिया, नॉट इन एफपैक रीजन। ठीक है ना? तालिबान तो अपना वो राज कर रहा है, वो तो अपना राज चला रहा है, अपना अमेरिकन के साथ जूझ रहा होगा, पाकिस्तानियों के साथ जूझ रहा है, वो एक अलग बात है। दूसरा, लोग मेरे से कहते हैं कि सल्यूशन, तो सल्यूशन तो आपको बगल में दिख रहा है ना, वो चाइनीज़ का। देखिए, चाइना से मेरे बहुत मतभेद हैं। चाइना को मैं भी नंबर 1 थ्रेट मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रेडिकलाइजेशन को क्रश किया है, मैं बिल्कुल चाइनीज़ मॉडल का समर्थन करता हूँ और वही मॉडल ये हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। अगर इसके विपरीत कोई सोचता है, खास करके हमारे मुसलमान भाई,
और जो उनके नेता हैं तो वो खुल के आए, बोले कि चाइनीज़ मॉडल की भर्त्सना करें, लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ चाइनीज़ मॉडल। वी एग्री सर, वी एग्री। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया और कई सारी चीज़ें अपडेट हो गई और कई सारे प्रॉब्लम्स पे जो बीच पिछले 1 महीने से हो रही थी उन सब के ऊपर मैं समझता हूँ कि आपने एक अपनी बड़ी अच्छी रोशनी डाली है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।